प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि भाई आपके लिए 25 दिसंबर से एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम हमने रखा है भाई कल्याण सीरीज। तो जितने भी यहाँ पर कमज़ोर छात्र हैं या जिनकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है उनके लिए तो ये सीरीज एकदम रामबाण साबित होने वाली है। और बाकी जो लगातार इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो भाई पता है कि हम लोग किस तरीके से तैयारी कराते हैं। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आज का ये क्लास जो है आपका रहने वाला है केमिस्ट्री के ऊपर। तो जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम 2025 में 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं सभी लोग इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। और अब आपको रेगुलर इसी प्रकार से 1 शॉट क्लास मिलेंगे एकदम शाम को 6 बजे। टाइमिंग आप नोट कर सकते हो, 6 PM पर आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग अगर जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको 8 मार्च में केमिस्ट्री के पेपर में भाई और इसी प्रकार से फिजिक्स का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का सारे सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। तो बस आपको यहाँ पर जुड़ करके रहना और जो 100 में 100 नंबर का हमारा टारगेट है उसमें आप लोग बिल्कुल सक्सेस होंगे। और आप बोलेंगे काफ़ी सारे लोग कि भैया 100 में 100 नंबर कैसे, मतलब केमिस्ट्री में तो 70 का पेपर होता है, ये वो दुनिया की बात है। तो देखो बोलने वाले बोलते रहते हैं, हमें टेंशन नहीं लेना। हमें पता है कि भाई 70 का पेपर होता है लेकिन इसमें हमें 30 नंबर जो है वो स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह जो भी होता है उसका मिलता है। तो सब तभी हमारा 100 नंबर होता है और 100 में हमें लाना है इस बार टारगेट 95+। चलिए आज के इस क्लास में क्या क्या चीजें देखो मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा केमिस्ट्री में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसी वीडियो में आंसर के साथ। लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे जो कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं जो कि विलयन हो गया, आपका वैद्युत रसायन हो गया और आपका रासायनिक बलगत। ये 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरीय टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि रिएक्शन होती हैं और प्रयोगशाला विधियां होती हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चलिए पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो कि विलयन से है, यहां पर पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा बताइए। देखो यहां पर आपके पास क्या दिया है, K2SO4 है ना, पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे इसको, NaCl हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, इसमें जो K2SO4 है इसका जो आपका हिमांक अवनमन होगा वो सबसे ज्यादा यानी अधिक होगा। ठीक है, अधिकतम की ही बात करी गई है। तो फिर आप क्या करोगे भाई, इसको सही कर दोगे, राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। और यहां पर आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर पहले से अपने माइंड में सोच लिया करो। इससे होता क्या है भाई, जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसका आपका फर्स्ट सही है तो आप अगर पहले से सोच के रखोगे तो भाई आपका जो एक टेस्ट होता है, जैसे कि हम टेस्ट देते हैं उस तरीके से आपका टेस्ट भी होता जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे ही तैयारी को किया करो। सेकेंड क्वेश्चन है देखो यहां पर, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। जल एवं एसिटिक अम्ल के मिश्रण में कह रहा है कि 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम क्या है, एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज कितना होगा। देखो न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका कहना है कि जल का और एसिटिक अम्ल का क्या है भाई, मिश्रण है जिसमें 9 ग्राम जल है और 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। ठीक है, टोटल मिश्रण आपका 129 ग्राम बनेगा। अब इसका आपको बताना है कि मोल प्रभाज कितना रहेगा। तो देखो कुछ विकल्प में दिए हैं 0.8, 0.21, 0.5 इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर मोल प्रभाज की गणना करनी थी तो यहाँ पर लगा दीजिएगा आप लोग सेकंड वाले विकल्प में। ठीक है, 0.2 जो होगा ये इसका मोल प्रभाज रहेगा। तो सेकंड का आपका बी नंबर सही है। क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल की जहाँ पर बात होगी तो न्यूमेरिकल को भी आपको बताया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है, मोललता को ग्राम प्रति लीटर से, मोल प्रति लीटर से या आपका मोल प्रति केजी से और कोई नहीं। तो देखो आपको पता है कि जो मोललता होती है वो उसका जो हम लोग जिसको उसको जो मापते हैं वो केजी में मापते हैं। किस में मापते हैं भैया, किलोग्राम में। ठीक है, केजी में। तो इसलिए भाई लीटर को किस में होता है, लीटर आपका मोलरता में होता है। किस में होता है, तो लीटर आपका मोलरता में इसका आयतन मापा जाता है, मोलरता का। ठीक है, लीटर में। और जो मोलरता होती है उसको केजी में यानी किलोग्राम में। तो देखो ये आपका हो नहीं सकता, लीटर वाला हो नहीं सकता। फिर क्या बचा, तो आपके पास तीसरा वाला ऑप्शन बच गया, बोलेंगे भैया
किलोग्राम, है ना, मोल प्रति केजी, यही वाला सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। चलिए बताइए, आपको बताना है कि भाई प्रथम कोटि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो गया, है ना, ऐसे ही आपका सेकंड इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सेकंड में, जो कि सेकंड इनवर्स, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि NaCl का 0.1 मोल जलीय विलयन का परासर दाब ग्लूकोज के 0.1 मोल जलीय घोल के परासर दाब का कितना गुना है। तो मतलब बताना है कितने गुना है, आधा, बराबर, 2 गुना या कोई नहीं, इनमें से आपको चूज करना है। तो आपको लगाना है भाई 2 गुना में। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल सही है। 5 का आपको सी नंबर सही कर देना। चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है। देखो कुछ आयनों के यहाँ पर वैल्यू नाम बताए गए हैं, जैसे कि Mn2+, इसमें 2+ आयन है ना। इसमें Cr यानी क्रोमियम के आपके 3, Ti टाइटेनियम का +3, बेनेडियम का +3, ये आपके कुछ आयन है ना। अब बताइए कि इनमें जलीय कह रहा कौन सा आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर चूज करना है वो रहेगा क्रोमियम वाला। ठीक है, बी नंबर वाला, ये सही है आपका। क्वेश्चन 7 पे आते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ धातुएं हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, पोटेशियम, सीजियम और सोडियम। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा, तो लिथियम वाला, ये सही है। ठीक है, ए नंबर का, तो इस पे आप लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं। और क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा करके जाइएगा और लाइक वगैरह कर दिया करो अगर मन हो, बाकी नहीं मने तो भाई मत करो, बस बट तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहा करो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अब वही क्वेश्चन लाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो। सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है उसको क्या बोलते हैं। मोलरता की सामान्यता या मोलरता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो यहां पर आपको चूज कर लेना है भैया ऑप्शन नंबर जो कि सी है, मोलरता। ठीक है, मोलरिटी, ये आपका सही है, सी वाला सही कर लो 8वें का। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो और ऑप्शन भी आप देखो चूज कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर आपके पास क्वेश्चन 9 है। कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम Cc एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4, आप सभी जानते हैं क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र या तनु बोल सकते हो, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई नाम मेंशन नहीं है, तो सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानो। घोल की मोलरता कितनी होगी बताइए। तो ये न्यूमेरिकल है वैसे, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिर आप लोग यहाँ पर ऐसे ऑप्शन विकल्प को चूज करोगे। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यू दी गई है, 18.4 मोल, 18 मोल, 4.18 मोल, 8.14 मोल, ऐसे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो लगाएंगे आप लोग इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, यह वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और इसमें देखो कह रहा है कि यदि 5.8 ग्राम NaCl को 90 ग्राम मोल प्रभाज NaCl का अणुभार जो कि दिया है कितना, 58.5। भाई आप NaCl का अणुभार ज्ञात करोगे तो ये आपको ज्ञात नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो आपको भाई निकालना गया तो NaCl का वैल्यू यहाँ पर आपको बताना है इसमें मोल प्रभाज का। तो देखो इसमें मोल प्रभाज कितना रहेगा, 0.1 है, 0.00, 0.2 है, 0.002 है। तो आपको लगा देना है इसमें ऑप्शन नंबर डी पर, ये वाला सही है। ठीक है, इसके बाद आइए 11 नंबर, 70% सांद्र HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, है ना, HNO3 को का 250 ml यानी मिलीलीटर 2.0 मोल विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी। तो कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा 45 ग्राम। ठीक है, यह वाला आपको सही है, इस पे लगा दो। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोल घोल का परासर दाब सबसे अधिक होगा।
तो ग्लूकोज, यूरिया, के CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और KCl। तो यहाँ पर भी आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड जो कि सी नंबर पर दिया गया है, इसको चूज कर लीजिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन हुए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर पर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग है, तो आप क्वेश्चन को पूरा पहले पढ़िए, फिर आप लोग इसको समझ जाओगे कि आखिरकार इसमें क्या पूछ रहा है। पहली बात तो देखो यहाँ पर वन हाफ मान का वन हाफ गुणांक जो होता है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि जल के लिए KF, F का मतलब यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक जिसे बोलते हो, का मान आपका दिया है -1.86 सेंटीग्रेड सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर इसके बाद है, यदि 5.00 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में घुलाने पर, ठीक है, तो उसका यहाँ पर हिमांक इतना दिया गया है। अब इसको पढ़ सकते हो, परिवर्तित हो जाता है, इतने से भाई इतना हो जाता है। तो Na2SO4 के लिए 1/2 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपको लगा देना है बी में 2.63 है ना, ये रहेगा 1/2 गुणांक का मान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर, 18 ग्राम ठोस पदार्थ को 100 ग्राम H2O यानी जल में घोलने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm, ठीक है, से घट करके 17.22 mm हो जाता है। तो ठोस पदार्थ का अणुभार कितना रहेगा आखिरकार, तो भाई ठोस पदार्थ का जो अणुभार रहेगा वो 183 यहाँ पर, इसको चूज कर लीजिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक सेल का देखो रिएक्शन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव को, मतलब आपको पेपर जैसे ही खोलोगे केमिस्ट्री का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसे सीरीज जो आपकी मैंने बताया कि भाई जो हमारा कल्याण सीरीज अब चलने वाला है, ये टोटल आपका चलेगा आज से, जैसे स्टार्ट है 25 दिसंबर से और चलने वाला है 15 जनवरी तक, ठीक है, 15 जनवरी तक चलेगा। तो भाई आपको पूरा फिनिश करना है 20 दिन में, पूरा का पूरा 20 दिन में हम लोग ये जितना भी सिलेबस है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रेगुलर 1 शॉट लेकर के मैं आऊंगा और पूरा फिनिश करेंगे हम लोग। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ और थोड़ा सा हेल्प करो, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए लगातार इस प्रकार की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी बिल्कुल फ्री रहेगा, एक भी आपको कुछ भी नहीं देना, सारी चीजें सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पर फ्री ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे और भी काफी ज्यादा प्लानिंग है, तो उसको भी आपको मैं जल्द ही रिवील करूंगा, बस आप जुड़े रहिए। तो देखो सेल का ये रिएक्शन दिया गया इस तरीके से, Zn जो कि सॉलिड यानी कि ठोस रूप में है और Zn2+ ये AQ यानी आयन के रूप में है, फिर यहाँ पर एक सेतु यानी कि लवण सेतु जुड़ा है, और फिर ये आपका सेल का रिएक्शन इस तरीके से, एक आपका एनोड है इधर वाला और ये आपका इधर वाला कैथोड है। अब बताइए कि ये आपका सेल किस तरीके से है, किस प्रकार का सेल है, जैसे वेस्टर्न सेल है, डैनियल सेल है, कैलोमेल सेल है या मानक सेल है, आपको बताना है सेल का प्रकार। तो यहां पर आपका ये इस प्रकार का सेल जो होता है इसको बोलते हैं डैनियल सेल, ठीक है, इसको चूज कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 16 है, किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर डी में, यानी HgCl2 ये नहीं रहेगा, ठीक है, मरकरी सेल में। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 17 नंबर, 1 कूलाम्ब बराबर क्या होता है या 1 कूलाम्ब बराबर क्या होता है, तो 96,500 फैरेड। आप सभी ने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको चूज कर लेना है इसको ऑप्शन बी को, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना। तो यहां पर आप लगाओगे 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना, 1 कूलाम, इसको आप चूज कर लीजिए। इसके बाद देखो यहां पर आपके पास 18 है, जब सेल प्रतिक्रिया यानी सेल अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उस समय सेल का जो EMF यानी विद्युत वाहक बल होता है वह कितना हो जाता है, तो यहां पर आपको लगा देना है बिल्कुल शून्य, अचानक शून्य हो जाता है, ठीक है, ये वाला आप लगा दीजिए। 19 नंबर देखिए, यहां पर है किसी आध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, धातु की प्रकृति पर, सेल में धातु आयन की सांद्रता पर, तापक्रम या उपर्युक्त सभी पर। तो यहां पर आप लगाओगे ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी पर डिपेंड करेगा। भाई जो सेल का कोई अर्ध सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ये भी सही है। सेल में धातु आयन की सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा, ये भी सही है। तापक्रम पर भी डिपेंड करेगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है 19 का डी। 20 नंबर पे आते हैं,
कॉपर सल्फेट CuSO4 जो दिया है यहाँ पर कह रहा है कि को एल्युमिनियम यानी कि Al एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि क्या होता है, देखो जो कॉपर सल्फेट है भाई एल्युमिनियम के साथ क्यों नहीं रखा जाता। अब इसका रीजन ये होता है कि भाई आपको एक विकल्प इनमें से चूज करना है, जैसे कि Cu++ यानी कि 2+ ऑक्सीकृत हो जाएगा इसका जो कॉपर है, या Cu2++ जो है 2+ जो यहाँ पर है ना अवकृत हो जाएगा, या Al अवकृत यानी एल्युमिनियम हो जाएगा, या CuSO4 विघटित हो जाएगा। तो भाई आपको पता है कि जो यहाँ पर Cu2+ है ना कॉपर जो होगा ये अवकृत हो जाएगा, नहीं रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एल्युमिनियम के बर्तन पर नहीं रखा जाता, मतलब यहाँ पर बी नंबर को आपको क्या करना है, चूज कर लेना है राइट आंसर के तौर पर। इस तरीके से भाई हमने पूरा टोटल कितना क्वेश्चन करा दिया आपको, टोटल हमने 20 ऑब्जेक्टिव करा दिए आपको। अब यहाँ से आपको 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज मैंने पूरा फिनिश किया, फर्स्ट विलयन, सेकंड आपका वैद्युत रसायन। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव अब बचेंगे किस चैप्टर से, तो रासायनिक बलगतिकी, उसके बाद आपका P ब्लॉक D ब्लॉक जो भी आपका बचा है आपके सिलेबस में उसको करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह, तो उनको हम लोग करते जाएंगे। अब चलिए आपको इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराए जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चनों को लेकर के भाई चलना है हर प्रकार के, ठीक है। तो चलिए देखो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का 2 नंबर का आता है। देखिएगा इस प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे का, क्योंकि आपको 1 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, फिर दूसरे नंबर से आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न का नंबर है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20% या 20 डिग्री सेल्सियस पर पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है, इसको ATM, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है वायुमंडलीय दाब को। बिलियन स्थिरांक के मान की गणना करिए और पदार्थ का अणुभार 342 है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं न्यूमेरिकल में, जैसा मैंने बताया है ये आप सभी कमजोर छात्रों के लिए, जितने भी बच्चे को न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, और जिन्हें आता है वो तो भाई साहब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहो, लगातार क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराया जाए उनको तैयार करते रहो। और लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो भाई रामबाण है ये, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करोगे, आप लिखोगे यहां पर ऊपर, जैसे सॉल्व करोगे तो यहां पर लिखोगे दिया है, तो जो भी वैल्यू आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उसको पहले लिखोगे। यहां पर क्या दिया है, बिलियन स्थिरांक की गणना हमें करनी है, क्वेश्चन देखो यहां से कह रहा था, तो इसको हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या दिया है देख सकते हो, तो पदार्थ का अणुभार इसको कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, ग्राम प्रति मोल में 342 दिया है, इसका मात्रक होता है। घोल की सांद्रता दी गई यहां पर 45 ग्राम, इसी क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हो, है ना। तापमान कितना है, तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, देखो 20 डिग्री है तो हमें पता है कि भाई जो केल्विन में होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर यहां पर कितना होता है 273.15 273 यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 273.15 केल्विन के बराबर। तो भाई इसको 20 को आप क्या करो 273.15 पे आप ऐड कर दो, तो ये आपका चेंज हो जाएगा 293 केल्विन में लगभग आ जाएगा। तो इसलिए आपको इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। पराशर दाब यहाँ पर 3.2 ये दिया है आपके सामने वायुमंडलीय दाब। अब गणना आपको क्या करनी है, तो आपको बिलियन का पराशर दाब या बिलियन का स्थिरांक निकालना है। तो पहले पराशर दाब निकालोगे इस वाले फार्मूले से, WRT इंटू M अपान में M से, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू दी गई है, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, मैं फार्मूले आपको बता रहा हूँ, आराम से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेने यहाँ पर लेने का, यहाँ पर ये फार्मूला है, ठीक है। सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको यही कहता हूँ भाई सूत्र आप लगाओ और प्रैक्टिस खुद से करो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाओ कह रहा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये पहला प्रश्न है, ठीक है। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको EMF ज्ञात करना है इस सेल का। तो 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 नंबर का प्रश्न है, मतलब 1 नंबर में इसको और 1 नंबर में इसको। तो चलिए पहला वाला जानते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में जो कि पूछ रहा है क्या होते हैं। तो देखो यहाँ से उत्तर है प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसिटी। तो यहां पर आप देखिएगा प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाते हैं। मतलब जैसे आपका क्या है NaCl है, NaCl ये क्या होता है आयनों में टूटता है
है ना, विघटित होता है। भाई Na जो होता है ये पॉजिटिव और Cl जो होता है वो नेगेटिव, इस तरीके से आयनों में टूटता है। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे विद्युत अपघट्य या ऐसे विद्युत के अपघट्य जो कि जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं और इनका विद्युत चालकता उच्च होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण भी पूछा है, उदाहरण के साथ समझाना है, तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी टूटेगा H+ और Cl- में। ये आपका NaOH ये भी आपका टूटता है। ठीक है, Na आपका प्लस और यहाँ पर OH क्या होता है, माइनस। सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका टूटता है। तो ये जो होते हैं इस प्रकार के, इनको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल का मतलब बहुत ही ज्यादा, अधिक। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य भी इसी में पूछा। तो देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा आप देख लो यहाँ पर, इधर से सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखो वीक, दुर्बल मतलब वीक, है ना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित नहीं होते हैं। ये आयनों में नहीं टूटेंगे इनकी तरह प्लस माइनस में। ठीक है, जो कि कह रहा है कि बल्कि आंशिक रूप से विघटित होते हैं, आंशिक रूप से विघटित हो जाते हैं। ठीक है, इनकी विद्युत चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुलना में कम होती है। जैसे यहाँ पर इसके भी उदाहरण आप देख सकते हो, कुछ उदाहरण दिए गए। एसिटिक अम्ल, जैसे यहाँ पर आपका CH3COOH, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये ग्रुप होता है, आप सभी को पता भी होगा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या होता है, अम्ल है एक प्रकार का ये। तो यहाँ पर ये हो गया। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया, ये भी आपका क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। कैसा, दुर्बल। और कार्बोनिक अम्ल यहाँ पर H2CO3, ये भी आपका क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये आपको निकालना था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दूसरे वाले को, ये न्यूमेरिकल, इसमें EMF ज्ञात करना है। तो इसमें आपका एक वैल्यू देखो दिया है प्लस का 0.31 वोल्ट, एक वैल्यू आपका Mg वाले का दिया है माइनस का 2.37 वोल्ट। ठीक है, यानी विभवांतर। अब आपको पता है कि भाई सबसे पहले EMF ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है जो कि कुछ इस तरीके से लगता है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड का। यहाँ पर ये वैल्यू दी है, इन पर आप फोकस मत करो, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये E0 कैथोड और एनोड वाला फार्मूला लगा करके आप वैल्यू को रख दो। एनोड आपका जो रहता है वो पॉजिटिव वाला वैल्यू रहता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव वाला वैल्यू रहता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाओ आप लोग डायरेक्ट, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड आपके पास पॉजिटिव और एनोड आपके पास नेगेटिव, इतना याद रख लेना। बस वही वैल्यू रख करके यहाँ पर इसमें देखो माइनस है, इस फार्मूले में भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिल करके यहाँ पर इसको प्लस बना देंगे। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दोगे तो ये E0 सेल का वैल्यू आ जाएगा 2.67 वोल्ट। और यही क्या है आपका, इस सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल माना जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व कर सकते हो और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके बनता भी है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला यहाँ पर आप इसी को जो है नर्नेस्ट समीकरण के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि इस तरीके से एक नर्नेस्ट समीकरण आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो फार्मूला है नर्नेस्ट समीकरण का है, ये आपके सामने दिया है। तो Mg2+ और नीचे Cu2+, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर भी दी गई है, तो आप इनको भी रख करके आप निकाल सकते हो पूरा स्टेप इसी तरीके से। और यहाँ पर भी इसका आपका EMF 2.71 वोल्ट के लगभग आपका इस तरीके से आएगा। तो पूरा सॉल्व किया गया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरे का पहला नंबर। इसमें कहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ के 10 ग्राम का 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घट करके 17.235 mm हो जाता है। ठीक है, तो mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, विलय का अणु भार ज्ञात करिए, तो हमें यहाँ पर अणु भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें वैसे काफी सारे स्टेप लगते हैं, लेकिन आपको देखना यह है कि भाई इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पर देखो मैं बताता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है भाई, यहां पर आपको निकालना है विलय का अणु भार। ठीक है, और वाष्पशील अवाष्पशील ऐसे आपके शब्द हैं, तो मतलब यहां पर भाई राउल्ट का नियम लगेगा।
अब राउल्ट का नियम कुछ इस तरीके से आपका डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस या पी जीरो बोल सकते हो माइनस पी। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से आप करोगे तो भाई यहाँ पर पी नॉट और यहाँ पर इसी फॉर्मूले को आप इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें पी नॉट और पी और डेल पी ये सब है क्या, आखिरकार ये भी दिमाग में आएगा, एन ए एन बी सब क्या है। तो ये आपके क्या होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है, जहां कह रहा है कि जो डेल्टा पी है ये वाष्प दाब में कमी को व्यक्त करता है। भाई डेल्टा मतलब यहाँ पर कोई जो है एक प्रकार से चेंज, परिवर्तन, तो कमी होगी या तो बढ़ोतरी होगी। तो डेल्टा पी इस तरीके से आपका वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पी नॉट जो होगा यानी पी जीरो आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रहेगा। इंग्लिश में आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरीके से लिखा गया है। पी आपका विलयन का वाष्प दाब, आपका एन बी आपका विलय के मोलों की संख्या, Na आपका विलायक के मोलों की संख्या है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो वो देख लो। यहाँ पर प्रश्न में आपका सबसे पहले पी नॉट का मान दिया है 17.535 mm में, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देख सकते हो ये दिया है, फिर ये आपका घट करके यहाँ पर हो जाता है। तो घटने के लिए आपको पता है कि भाई ये आपका पी रहेगा, लेकिन जो चेंज आया है वो अगर निकालना है कि कितना परसेंट का या कितना वैल्यू में चेंज आया है, तो फिर आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पर, जो कि मैंने फार्मूला बताया कि घटा करके, है ना। तो देखो यहाँ पर ये डेल्टा पी आपका मैंने बताया ही था कि भाई ये आपका घटना या बढ़ने को बताएगा। तो बस यहाँ पर इस बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा लो तो ये आपका इतना चेंज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम यहाँ पर दिया है और 100 ग्राम आपका जल का है, तो यहाँ पर आप जल का द्रव्यमान 100 ग्राम लिख दोगे। जितना सारा वैल्यू दिया है जल का अणुभार आपको पता है कि H2O जो होता है इसका अणुभार हम अगर ज्ञात करें तो कितना होता है, H यानी हाइड्रोजन, तो इसका 1 और 2 लगा तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई प्लस बीच में लगाओ, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है तो यहाँ पर 16 + 2 यानी 18, तो 18 इसका ये हो जाएगा विलय का अणुभार यानी MB, जिसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए विलय का अणुभार हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में। इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना है। पहले आप लोग विलायक का निकालोगे, तो विलायक कुछ इस तरीके से जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार, इस फार्मूले से आप निकालोगे तो आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको NB निकालना है, विलय के मोलों की संख्या, तो वो आपका विलय का द्रव्यमान बटे यहाँ पर आपका विलय का अणुभार, तो ये आपको ज्ञात करना है इस फार्मूले से। और ये फार्मूला आपका लगाओगे यहाँ पर MV का। तो अब देखो यहाँ से ये एक राउल्ट के नियम के अनुसार पी इक्वल टू यहाँ पर ये फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले में सारी वैल्यू को रखोगे तब जाके ये मान आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते चले जाओगे, पूरा जब सॉल्व करोगे लास्ट में आपका MB यहाँ पर देखो बचता चला जा रहा है, और MB को इधर ले जाओ और 0.3 को इसकी जगह पर ले जाओ, तो वही चीज यहाँ पर करा गया। और जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 105.1 ग्राम प्रति मोल ये आपका MV का मान आ जाएगा। और MB क्या है भाई, तो MV ही आपका क्या है यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोला था, विलय का अणुभार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप विलय का अणुभार यहाँ तक में निकाल सकते हो। तो वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन है इजी, है ना। इस तरीके से इसको कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ से थ्योरी का पोर्शन देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, ख नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की चालकता तथा मोलर चालकता, पहले चालकता फिर मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा यह भी समझाइए। तो चलिए चालकता की बात करते हैं। इसको हम लोग कप्पा से इस तरीके से व्यक्त करते हैं, के की तरीके से लिखा जाता है। ये क्या होता है, कप्पा होता है, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टिविटी। तो इसकी परिभाषा देखो, चालकता यानी कंडक्टिविटी की। तो किसी विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को मापने वाली एक मात्रा है, जो कि उसे विलयन की इकाई लंबाई एवं क्रॉस सेक्शनल एरिया में उत्पन्न धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की विद्युत धारा के मापने की इकाई होती है, ठीक है, चालकता। अब इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मात्रक आपका साइमन प्रति मीटर होता है, या इसे इस तरीके के चिन्ह से लिखा जाता है, S और इंटू प्रति में आपका M, है ना, यानी कि मीटर। तो ये होता है। संबंधित कारक के बारे में अगर पूछा तो आप इस तरीके से बता सकते हो। यहाँ पर इसका संबंधित कारक देखो, यहाँ पर चालकता आयनों की संख्या, उनकी गतिशीलता, आयनों के प्रकार और विलयन की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखो ये हो गया चालकता। सेकंड आपको क्या है, मोलर चालकता पूछा था। तो यहाँ से मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, और इसको यहाँ पर हम लोग कैप M से या प्रति लैम्डा M से इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखो, डिफिनेशन पहले मोलर चालकता की। तो मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य की, देखो ये जितनी भी मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में लगभग बनना इनका तय है, ठीक है। 90% से ज़्यादा चांस है इन प्रश्नों के आने के। तो इसमें देखो यहाँ पर
मोलर चालकता किसी बिलियन या विद्युत अपघट्य की एक मोल मात्रा की, कितनी, एक मोल मात्रा का चालकीय गुणांक है। जब वह किसी बिलियन में घुल जाता है तो मोलर चालकता को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर होता है कैप इस तरीके से, एम, इसके लिए एम का मतलब मोलर चालकता इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है कप्पा, कप्पा का मतलब चालकता बटे आपका सी, ठीक है। तो सी जो होती है वो सांद्रता के लिए होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जिसे बोलते हो आप लोग। तो सी क्या है भाई, सांद्रता है ना, किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता, है ना। तो इस तरीके से फार्मूला होता है और यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। अब बता सकते हो आप लोग कि भाई ये क्या है और के क्या है ना, कप्पा है ये चालकता जिसे बोलते हैं, और सी क्या आपका सांद्रता है। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक आपको यहाँ पर जैसे कि हम चालकता का मात्रक साइमन प्रति मीटर आपको बताए थे, अब मोलर चालकता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है यहाँ पर साइमन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, साइमन प्रति वर्ग मीटर प्रति मोल, ठीक है। साइमन मीटर वर्ग साइमन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये किसका है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका मोलर चालकता का ये मात्रक, ठीक है। फॉर्मूला भी आप देखो यहाँ पर समझ गए और इसका मात्रक भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा था भाई कि आपको सांद्रता परिवर्तन पर इनका क्या प्रभाव, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो देख लो। यहाँ पर सांद्रता परिवर्तन पर इनमें क्या प्रभाव पड़ता है चालकता और मोलर चालकता में। तो पहले चालकता की बात कर लेते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर मोलर चालकता। तो पहला नंबर चालकता यानी आपका कप्पा, कंडक्टिविटी। तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो जब सांद्रता बढ़ती है तो विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या क्या होती है, यह भी प्रति यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिससे चालकता क्या होती है, ये इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो सांद्रता घटाने पर क्या होता है भाई, बढ़ाने पर सांद्रता तो चालकता बढ़ जाती है, लेकिन सांद्रता जब घटाते हैं तो जब सांद्रता घटती है तो आयनों की संख्या प्रति यूनिट वॉल्यूम घट जाती है, जिससे क्या होता है, चालकता भी घटती है, ठीक है। यानी कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी, अगर सांद्रता घटेगी तो चालकता घटेगी। ये आपका चालकता पर सांद्रता का प्रभाव होता है, पहला पॉइंट। अब मोलर चालकता पर क्या प्रभाव डालती है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, तो देखो यहाँ पर मोलर चालकता पर प्रभाव, पहला सांद्रता बढ़ाने पर जब सांद्रता बढ़ती है तो आयन आपस में अधिक निकट आ जाते हैं, जिससे आयन आयन अंतःक्रिया बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप यानी उसके परिणाम के बाद क्या होता है, प्रत्येक आयन की गतिशीलता घट जाती है और मोलर चालकता कम होती है, यानी इससे भी आपकी मोलर चालकता क्या होगी, कम होगी जब सांद्रता बढ़ती है, किसमें, मोलर चालकता में। अब सांद्रता अगर बढ़ाने पर और जब घटाते हैं तो क्या होता है, तो जब सांद्रता घटाते हैं तो आयन आपस में क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, जिससे आयन अंतःक्रिया होती है और इसमें जो अंतःक्रिया होती है वो घट जाता है और परिणाम स्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि जो मोलर चालकता है सांद्रता बढ़ाने पर कम होती है और सांद्रता घटाने पर बढ़ जाती है। तो मतलब एक चीज़ याद रखना, मोलर चालकता में सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता कम होगी और सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इस तरीके से आपको इतना याद कर लेना है। तो सांद्रता का प्रभाव हमने चालकता और मोलर चालकता दोनों पर आपको बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को या समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है, पूर्ण करना है और संतुलित करना है। तो देखो आपके सामने कुछ रिएक्शन इस तरीके से दी जाती हैं, ये आपके फर्स्ट और सेकंड दो रिएक्शन है यहाँ पर, इनको करना क्या है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए जो कि भाई संतुलित समीकरण क्या होता है आखिरकार। तो हमने आपको बताया था कि जैसे लेफ्ट और राइट जो होते हैं, जैसे एक तरफ का अभिकारक होता है ये, और आप जब रिएक्शन कराते हो तो जो आपको प्राप्त होता है वो होता है आपका उत्पाद, ठीक है। अभिकारक के बाद क्या बनता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो इसमें एक समीकरण का संतुलित समीकरण का परिभाषा कुछ इस तरीके से कि वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इधर जितना आपका अणु है, परमाणु है, आपका दूसरे तरफ भी उतना ही परमाणु होना चाहिए। इस तरीके के समीकरणों को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और द्रव्यमान संरक्षण यही बोलता है कि ना तो हम लोग कम कर सकते हैं द्रव्यमान को और ना ही बढ़ा सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो
फर्स्ट वाला NaOH प्लस Br2 गिव्स 2 यहाँ पर ठंडे में, तो इसका रिएक्शन कराना है। तो देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर इसका आप थ्योरी थोड़ा समझ लो। थ्योरी क्या लिखोगे, तो लिखोगे जब Br2 क्या होता है तो ब्रोमीन होता है। तो आपको लिखना है जब ब्रोमीन यानी Br2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह एक असमानुपातन अभिक्रिया होती है जिसमें ब्रोमीन ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर कराना है 3Br2 प्लस यहाँ पर लगाना 6 NaOH गिव्स 2 ठंडे में, और यहाँ पर बनेगा 5 NaBr और प्लस NaBrO3 और फिर आपका प्लस यहाँ पर बचेगा 3H2O। इस तरीके की रिएक्शन ये बनने वाली है आपकी पहली वाली, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड यहाँ पर देखो Xe यानी इसे बोलते हैं जीनॉन, Fe6 प्लस H2O। अब इसका रिएक्शन कराइए, तो ये रहा दूसरा वाला। इसमें भी आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना है यहाँ पर। तो जो Xe यानी जीनॉन है, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड इसको बोलते हैं क्योंकि हेक्सा मतलब यहाँ पर 6 लगा है ना। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और जल के साथ अभिक्रिया करके कई उत्पाद बना सकता है। अभिक्रिया की परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद बदल जाते हैं। जैसे एक संभावित संतुलित समीकरण इस तरीके से इसका बन सकता है Xe प्लस 3H2O गिव्स 2 XeO3 प्लस 6HF, है ना। ये आपका इसका इधर का जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है इतना आप लिखोगे यहाँ पर, इससे रिएक्शन कराने के बाद जो उत्पाद बन रहा है, ठीक है, ये आपको इतना बनेगा। और इसे ही आपका इस वाली रिएक्शन का ये उत्पाद है इधर का ये, ठीक है। तो इतना आपको इसमें कराना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अभिक्रिया इसमें थोड़ा बताना है कि जो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड ये वाला यौगिक है ना, जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके जेनॉन ट्राईऑक्साइड यानी ये जो यौगिक है XeO3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF ये बनाता है, ठीक है। इतना कर लेना है। तो ये दोनों रिएक्शन देखो आपके सामने मैंने बता दिया कैसे करेंगे, संतुलित करना क्या होता है, किस प्रकार से संतुलित करते हैं, कहाँ पर कैसे आपको करना है, कहीं पर ज़्यादा संख्या, कहीं पर कम संख्या, कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 5 ऐसे लगाना पड़ता है। और ये आप लोग अपने अनुसार अपने मन से लगाओगे जहाँ पर जैसे ज़रूरत होगी। अब आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, अगर आप भी हैं क्लास 12th में, ठीक है, जितने भी 12वीं वाले छात्र हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जब तक आपका ये सीरीज 15 जनवरी तक चल रहा है, ठीक है, आप सभी के लिए बेहतर एक सीमित ऑफर मैं दे रहा हूँ। आपको इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आपको आंसर के साथ अगर चाहिए विथ सॉल्यूशन यानी आंसर के साथ सारे सब्जेक्ट, तो आप 99 रुपये की प्राइस पर ले सकते हो। 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट सारे विषय, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट, आपको ऑल सब्जेक्ट के, है ना, अनसॉल्व पेपर सब कुछ मिलेगा 99 रुपये में। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 9511470534, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि भैया मुझे नोट्स चाहिए। आपको जो नोट्स है वो PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप चाहे तो ले सकते हो, बहुत ही कम ऑफर अभी कम रुपए में आपका ये ऑफर चल रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4th नंबर क्वेश्चन का पहला है लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए और इनके 2 महत्वपूर्ण उपयोग यानी मुख्य उपयोग। लैंथेनाइट तत्वों के उदाहरण इसमें आपका एक होता है समेरियम, है ना, SM, और एक होता है नियोडिमियम, ठीक है। ये 2 आपके लैंथेनाइट तत्व हैं और इनका आपका कह रहा है कि इसमें आपके इनके 2 प्रमुख उपयोग भी बताने हैं। चलिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है देखिए। तो यहाँ से है लैंथेनाइट तत्वों के 2 मुख्य उपयोग। पहला, चुंबकीय सामग्री में मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो चुंबकीय सामग्री जो होती है ना, जो चुंबक जैसे कि आपका साउंड वगैरह बनता है ना, उसमें चुंबक होते हैं। तो नियोडिमियम का उपयोग शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात आप जान लो, जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई चुंबक कैसे बनता है, तो याद कर लेना नियोडिमियम एक एलिमेंट है जो कि लैंथेनाइड एलिमेंट है। तो इसका उपयोग चुंबक को बनाने में किया जाता है। जो मोटरों, हार्ड ड्राइव्स जैसे स्पीकर, मैंने बताया था ना, जैसे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। मोटर जो होते हैं ना, आप जानते होंगे विद्युत मोटर, तो उनमें भी जो मोटर घूमते हैं तो उनमें भी चुंबक ही लगा होता है, ठीक है। आप कभी भी विद्युत मोटर को देखिएगा जिससे आटा पीसा जाता है या कई सारे मोटर होते हैं, तो उनमें क्या है, चुंबक होता है जो कि विद्युत चुंबक एक तरीके का।
तो वो आपका एक बल उत्पन्न करता है चुंबकीय प्रेरण के अनुसार। तो यहाँ पर भी और जो स्पीकर होते हैं साउंड के उनमें भी चुंबक रहता है, उन सभी में आपका यही नियोडिमियम का उपयोग होता है। दूसरा आपका कैटेलिस्ट के रूप में लैंथेनाइट तत्व जैसे कि सीरियम आपका सीई का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों के प्रसंस्करण में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के लिए ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर में भी किया जाता है। तो ये दो इसके क्या है लैंथेनाइट तत्वों के प्रमुख उपयोग है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, याद कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपका आता है खा नंबर। क्वेश्चन खा कह रहा है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण दीजिए तो और इसके दो उपयोग बताइए। तो इसका समीकरण देखो कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहली बात, एनिलीन से आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार से मिलेगा ये आपको थ्योरी में समझना है। तो थ्योरी अगर लिखने के लिए आपका आता है भाई लिखना ही पड़ेगा, देखो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन आप डायरेक्ट करा दोगे तो नंबर नहीं दिए जाएंगे पूरे, आपको ये थ्योरी बताना पड़ेगा फिर रिएक्शन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी इस तरीके से इसकी संरचना देखो बनती है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो। ये आपका एक इधर बेंजीन ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या है एक बेंजीन बनेगा यहाँ पर ऐसा करके, और इसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको जोड़ देना है N2Cl, ये क्या बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको बोलेंगे। ठीक है, तो एनिलीन यहाँ पर भी इसके ऊपर अगर आप एनिलीन बनाना चाहते हो इस बेंजीन के ऊपर आप NH2 जोड़ दोगे तो एनिलीन बन जाएगा। तो ये दोनों एनिलीन के डाइएजोटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इस प्रक्रिया में एनिलीन को नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रिया करवाई जाती है। कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया जाता है। तो नाइट्रस अम्ल को आमतौर पर सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 और HCl के मिश्रण द्वारा इन सिंटो उत्पन्न किया जाता है, और ये आपका समीकरण जो होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो ये आपका एनिलीन है ना, और इसमें NaNO2 है ना, सोडियम नाइट्राइट, और इसी में HCl, इन सभी का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यही कहा था कि भाई एनिलीन से आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है। तो ये रहा आपके पास क्या, ये जो उत्पाद है सॉरी आपका अभिकारक है, इसको बोलेंगे, नाम दे सकते हैं एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन। और ये जो आपका उत्पाद इधर बना है इसे ही बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या इस तरीके से बना सकते हो। तो ये आपका इस पूरे समीकरण का रिएक्शन है ना। आप यहाँ पर थ्योरी भी देख सकते हो और इसका रिएक्शन भी देख सकते हो। लास्ट में आपका इसका उपयोग भी, दो उपयोग भी पूछा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे थोड़ा सा थ्योरी में, यहाँ एनिलीन जो कि C6H5NH2 और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 जो कि हमने इस समीकरण में लिया था, ये दो यौगिक, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आपने देख भी लिया। उपयोग की बात करें, दो उपयोग यहाँ पर कहाँ कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखो पहला, दो उपयोगों में पहला नंबर एजोडाई के निर्माण में। तो प्रिपेयर ऑफ एजोडाई, एजोडाई होता क्या है देखो, तो एजोडाई का निर्माण का मतलब यहाँ पर यह है, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग एजोडाई के निर्माण में किया जाता है जब इसे फिनॉल या एनिलीन के साथ प्रतिक्रियत किया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तो एजो यौगिक बनते हैं, और जो विभिन्न रंगों के डाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डाई आप सभी जानते होंगे भाई साहब, काफ़ी सारे लोग बालों में करते हैं ना, काफ़ी सारे, तो वो कलर बनाने में काफ़ी जो है ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। कुछ आपके जैसे कि रंगीन कलर भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा भाई रंग बिरंगे घूमते रहते हैं, रंग बिरंगे एकदम, बालों को कई भूरा किए हैं, कोई कलर किया है, गुलाबी किया है, कोई ग्रीन किया है। तो वो क्या होता है, एक बहुत ही मजबूत कलर है, तभी तो भाई बालों में वो छप जाता है। तो इस तरीके का उपयोग भी एक होता है एजोडाई का निर्माण में। दूसरा भाई सैंडमेयर अभिक्रिया बनाने में। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग सैंडमेयर अभिक्रिया में किया जाता है, जहां इसे कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर साइनाइड, ये तीन प्रकार के यौगिक के साथ प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया करा के बेंजीन हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन ब्रोमीन साइनो समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, और यह अभिक्रिया बेंजीन के विभिन्न डेरिवेटिव्स यानी उपजातियों को तैयार करने के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से दो उपयोग है, एक तो आपका एजोडाई का निर्माण, एक आपका दूसरा वाला क्या है
सैंडमेयर अभिक्रिया में। ठीक है, ये दो उपयोग है आपके किसके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो यहां से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है गा नंबर, योग बहुलकीकरण क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देखिए, योग बहुलकीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे योग बहुलकीकरण को, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ना। एक क्या है, ये रासायनिक प्रक्रिया है या अभिक्रिया है, जिसमें छोटे छोटे एक लकों की एक बड़ी संख्या आपस में जुड़ करके, ठीक है, एक लंबी बहुलक पॉलीमर श्रृंखला का निर्माण करती है। और इस प्रक्रिया में किसी बाई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है और एक लकों के दोहरे या तिहरे बंधन टूट करके एकल बंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एक लक एक जैसे होते हैं और उनका पूरा योग एडिशन यानी बहुलक के रूप में हो जाता है। इसके उदाहरण देखो यहाँ पर बहुलकीकरण के, तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका उदाहरण। पहला आपके पास यहाँ पर है पॉलीएथिलीन, जिसमें मोनोमर आपका एथिलीन आपका ये होता है। इसकी संरचना कैसे आप बनाओगे देखो, तो C2 है ना, एथिलीन यानी इसमें ईन है, डबल बॉन्ड तो आएगा आपको पता है, C2 है, तो इसको देखो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको हटा दो यहाँ पर C और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर C जब ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा ही, क्योंकि दो कार्बन है। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो एक इधर एक इधर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यच आपका यहाँ पर, यच यहाँ पर, यच यहाँ पर, यच यहाँ पर। कार्बन का टोटल 4 संयोजकता देख लो, 1 2 और 2 ये 4, इधर का देखो इस कार्बन का 2 और ये 1 और ये 1, तो 4 इधर का। तो इस तरीके से क्या है आप इसकी बना सकते हो संरचना। बहुलक में आपका पॉलीएथिलीन, ये आपका इस तरीके से होता है। रासायनिक रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी, आप देख सकते हो, बना लेना। अब देखो थ्योरी, एथिलीन के कई अणु आपस में जुड़ करके पॉलीएथिलीन बनाते हैं, जो कि आपके जुड़ करके, ठीक है, जो प्लास्टिक के बैग, बोतलें और अन्य प्लास्टिक सामग्री के बनाने में उपयोग होता है। तो बस रिएक्शन अगर आपको ये नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उपयोग में सिर्फ इतना याद लिख देना है एथिलीन का, कि इससे प्लास्टिक की सामग्रियां बनती है। ठीक है, प्लास्टिक बैग हो गया, बोतलें हो गई, है ना, पानी वाली, प्लास्टिक अन्य कोई भी सामग्री है, बाल्टी वगैरह, इस तरीके से इसका उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग, यानी जिसे पीवीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीवीसी। इसमें ये दो यौगिक होते हैं, इसमें एक विनाइल क्लोराइड, एक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका रासायनिक समीकरण ये है और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो विनाइल क्लोराइड के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी बनाते हैं। और जो पाइप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, प्लास्टिक उत्पादों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग है। ठीक है, ये वाला, एक ये वाला और एक यहाँ पर, ये दो उपयोग है इसके, तो आप इनको कर सकते हो पूरा का पूरा बहुलकीकरण के उपयोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5वें का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यहाँ पर दिया है, के का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये दिया है के का वैल्यू, वेग स्थिरांक पाया जाता है। इसकी 3/4 आयु की गणना करिए, जिसमें log 2 का वैल्यू 0.3010 दिया गया है। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 है ना, ये आपका T3/4 3/4 ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पहले आधे का ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो समीकरण बनेंगे यहाँ पर, एक आपका 3/4 का और एक आपका आधे के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखो निकाल के आपको दिखाते हैं, बहुत ही इजी है, 2 स्टेप में ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे भैया T½ बराबर हमने पढ़ा था T1/2 बराबर 0.693/K। ये फार्मूला बताओ आपने पढ़ा है कि नहीं, यही सूत्र आपके सामने इस तरीके से लिखा गया है। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का व्यंजक। अब ये निकला है, यहां पर के आपका दिया है ऑलरेडी पहले से, के का मान कितना है, वेग स्थिरांक 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स तो आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है। ये के का मान दिया है, के का, तो आप इसी पे के का वैल्यू यहाँ पर रख दो 0.693 के बटे में, वही रखा गया है। अब रख दोगे तो T½ का मान इतना आ जाएगा। T½ जब आपके पास ये निकल आया तो अब चलिए अब बढ़ते हैं T3/4 यानी 3/4 के लिए, जो कि आपको ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पर, देख सकते 3/4 के लिए।
तो जब 3/4 का आप ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेकेंड स्टेप में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3/4 यानी कि T3/4 उस समय को दर्शाती है जब अभिक्रिया 75% हुई हो। भाई किसी भी अभिक्रिया में आपको पता है कि सांद्रता 100% होती है। कितनी होती है भैया? 100%। तो इसका मतलब है कि 1/4 की अगर बात करेंगे तो मतलब 25%, है ना, क्योंकि 100 में आप 100 को बांटोगे तो कितने टुकड़ों में 100 को चार बार अगर बांटना है तो आप 25-25 में बांटोगे, है ना, 25% फिर 25 ऐसे। तो 3/4 का मतलब है कि भाई 75% अभिक्रिया हो चुकी है ना। तो अभिकारा का उपभोग हो गया है। इसे निम्नलिखित सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। T3/4 बराबर log 4/1, मतलब कि आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है log 4/1 का मतलब यहाँ पर कि भाई अभिक्रिया जो है वो कुल मिलाकर के 100% में से कितना 3/4 हो रही है। अब देखो जब इतना करोगे तो log 4/1 का मतलब है कि भाई आप इसमें log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 को 2 log 2, है ना, इस तरीके से पावर लगा दोगे अगर तो ये बन जाएगा log 2 की पावर log 4। पहले इस तरीके से था, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, फिर इसी को आप log की प्रॉपर्टी से इस तरीके से लिख सकते हो, फिर log 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था शायद, हमने देखा था, ये देखो। तो log 2 का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ये आपका वैल्यू इस तरीके से आएगा। तो मतलब ये आपका T3/4 बराबर जो आपका इसमें T हाफ के लिए 0.693 था, इसके लिए आपका 0.602 हो जाएगा और K का मान ऑलरेडी वही रखा जाएगा जो कि हमने इसमें रखा था, ये रख दिए। तो यहाँ पर T3/4 का मान आ गया 237 सेकेंड और यही टाइम हमें क्या करना था भैया, इसमें ज्ञात करना था। 3/4 में करना था कितना समय लगेगा या आयु कितनी होगी उसकी गणना हमें करनी थी। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने बता दिया कि कैसे गणना आप करोगे, किस तरीके से निकालोगे, कहाँ पर क्या हेल्प लेनी है, सारी चीजें। और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से एक प्रश्न पक्का बनेगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में एकदम डाल के जाना है। चलिए इस तरीके से आपका 237 सेकंड आया है, तो आप लिख सकते हो कि इस प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 3/4 जो होगा यानी कि T3/4 का जो टाइमिंग रहेगा वो 237 सेकंड होगी। अब मिनट में आप अगर चाहो तो 237 में आप क्या करोगे, 60 का भाग करा दोगे तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो जितना वैल्यू आएगा वही आपका उतना मिनट आ जाएगा। आप भाग करा के मिनट में लिख सकते हो या सेकंड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आयुपेशी। देखो आयुपेशी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका हमेशा 5 नंबर या आपका 3 नंबर पूछा ही जाना है, ठीक है। तो जैसे कि एक यौगिक यहाँ पर ये दिया है, एक ये दिया है, दोनों का आयुपेशी क्या होगा। तो देखो पहले वाले का आपका इसमें Pt जो है वह केंद्रीय धातु है, NH3 जो कि एमीन आपका अमोनिया है, यहाँ पर इसको एमीन लिखेंगे हम लोग, एमीन। तो ये आपका क्या है, अमोनिया लिगेंड है और आयनों की संख्या आप इसमें +4 देख सकते हो, है ना। इस तरीके से सब लिखोगे तो यहाँ पर इसका संयोजकता आप 6 यहाँ पर, क्योंकि प्लेटिनम में 6 लिगेंड के साथ ये जुड़ा है। अब इसका नाम जब लिखोगे तो ट्रिस, यानी कि आपको यहाँ पर 3 है ना, तो ट्रिस लिख दोगे और यहाँ पर अमोनिया को एमीन कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, एमीन होता है। प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो इसको रोमन संख्या में लिखा जाता है, तो 4th हो जाएगा। और इसमें आपके आयन है प्लस, तो आयन लास्ट में लिख देना है। दूसरे वाले यौगिक का देख लो, इसमें K2 है, K2 का हम वही चीज़ें है भाई, आप सारी चीज़ जानते हो, लिगेंड कौन सा है, क्या क्या चीज़ें, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका आयुपेशी आपका सबसे पहले क्या होगा, पोटेशियम। फिर Cn का आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 4 संख्या है ना, तो इसको लिखोगे टेट्रा। फिर Cn का आप क्या लिखोगे, साइनो। और निकल का आपको निकिलेट लिखना है, क्योंकि ये ऋणात्मक लिगेंड है, सॉरी नेगेटिव में आपका ये ऋणायन संकर है। और ऋणायन संकर में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 जुड़ता है, इसलिए निकिलेट हो जाएगा। बाद में ऑक्सीडेशन नंबर 2 आपको जोड़ देना है। इस तरीके से आपको आयुपेशी बता दोगे, ठीक है। आयुपेशी के ऊपर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। तो ये तो स्पेशल टॉपिक भाई, इसको तो हम एकदम चबा डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करिए। एक तो आपको पहला संकर आयन को, दूसरा उपसह संयोजन यौगिक को। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार संकर आयन होता क्या है। यहाँ से तो एक संकर आयन एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो कि एक या अधिक लिगेंड से घिरा होता है। लिगेंड वे अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजन बंध बनाते हैं।
आप सभी जानते हैं लिगेंड क्या होते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे कि हमने देखा कि भाई यहाँ पर आपके पास K2, ये तो भाई अलग है, ब्रैकेट के अंदर क्या था Ni केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, और यहाँ पर Cn जो जुड़ा है यही लिगेंड है। तो ये इसके साथ देखो ऐड है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए वही चीज़ यहाँ पर बताया है कि भाई लिगेंड वे अणु होते हैं या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संबंध बनाते हैं। कैसे? उपसहसंयोजन बंध। तो इसके देखो केंद्रीय धातु परमाणु आयन वह यह आमतौर पर एक धातु है या धातु आयन होता है। लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड अमोनिया यानी कि NH3Cl, ये धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, कई प्रकार के लिगेंड इसमें होते हैं। ठीक है। अब उप सहसंयोजन बंध क्या है? तो यह एक प्रकार का सहसंयोजन बंध होता है जिसमें एक परमाणु लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है जो बंध बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप इनमें देख सकते हो, ये आपके इस तरीके से Fe इसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, Cn आपका लिगेंड है, इसके साथ देखो जुड़ा है ना ब्रैकेट के अंदर, Cu आपका केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट होता है ये लिगेंड है। ऐसे चलता है। संकर आयन के गुण क्या क्या होते हैं देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सबसे पहली बात तो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं अक्सर। दूसरा है आयन विद्युत का चालन करते हैं या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है संकर आयन जटिल ज्यामितीय संरचनाएं बना सकते हैं। फिर इसी में भाई उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है इसके बारे में पूछा था। तो देखो बी नंबर, उपसहसंयोजन संख्या के बारे में। उपसहसंयोजन संख्या किसी संकर आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड की संख्या होती है। इसे संक्षेप में समन्वय संख्या भी कहा जाता है। तो एक इसका दूसरा नाम क्या है? समन्वय संख्या भी है, और एक नाम क्या है? उपसहसंयोजन संख्या भी है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर Fe और Cn आपका 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े हैं। इसमें आप देखो तो भाई यहाँ पर 3- आयन, तो इसमें फेरस यानी कि आयरन जो होता है इसमें 3+ आपके आयन है, और 6 साइनाइड के साथ यानी कि 6 लिगेंड के साथ ये आपस में जुड़ा है। इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो जितने आपके लिगेंड है उतनी ही, तो 6 है तो 6 रहेगी। इसी तरीके से इसमें देख लो यहाँ पर 4 है तो 4 इसकी समन्वय संख्या। इस तरीके से आप समन्वय संख्या को व्यक्त कर सकते हो। ठीक है। अब इसका महत्व क्या होता है? तो महत्व इस तरीके से लिखेंगे। पहला, उपसहसंयोजन संख्या संकर आयन की ज्यामितीय संरचना को निर्धारित करती है। दूसरा पॉइंट, यह संकर आयन के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करती है। तो ये आपका यहां से पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसका हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पर है आपका ग नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एरिल हाइलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। तो यहां पर आपके सामने है इसका देखो रिएक्शन। इसमें आपके सामने है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा जरूर याद कर लेना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादातर यहीं से बनते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा आपको तैयार करना है। तो यहां से इस तरीके से याद करिए, वह रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एक अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और उस अणु के एक विशेष परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एरिल हाइलाइड जैसे बेंजीन और उसके युग्मों में होती है। एरिल हाइलाइड के उदाहरण जैसे कि बेंजीन में हाइड्रोजन प्रतिस्थापन, तो ये बेंजीन है, इसमें ब्रोमीन आपका जो है इसको प्रतिस्थापित यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर सकता है। तो इस तरीके से प्रथम चरण में इसके कई सारे चरण होते हैं। पहला चरण ये देखो इस तरीके से रिएक्शन करेगा, है ना। दूसरा चरण यहाँ पर ये आपका हो जाता है इस तरीके से एरिल हाइलाइड से प्रतिस्थापन, तो ये आपका बेंजीन और ब्रोमीन इसका रिएक्शन हुआ, यह आपका अलग हो गया, Br इसकी जगह पर ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही समाप्ति का चरण आपका यहाँ पर अंतिम उत्पाद बेंजीन जो होता है ये इस तरीके का जो बना है यहाँ पर ये यौगिक, इसको देख सकते हो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं जिसे। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr है अंतिम उत्पाद, यहाँ पर ये बना है ना, इसमें ये अंतिम उत्पाद है। इस तरीके से भी होता है। बाकी अब इसको आप इतना ही बस रहने दो तो ये काफ़ी है, क्योंकि फिर ज़्यादा करोगे तो भाई रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और अब आपकी जो 15 जनवरी तक ये सीरीज चलने वाली है, मैंने बताया कि भाई आपका कल्याण सीरीज स्टार्ट है और ये उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉपर बनना चाहते हो या पास होना चाहते हो, सभी के लिए यहाँ पर एकदम रामबाण क्वेश्चन अब लाए जाएंगे 15 जनवरी तक। तो सभी बच्चों को बता देना, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोग थोड़ा करते जाया करो। तो ये 15 जनवरी तक पूरा सीरीज चलेगा। क्वेश्चन 6 का पहला, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां बताइए और एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। काफी बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं आज आप लोग जान जाओगे। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई एथेनॉल के 2 मुख्य उपयोग भी बताइए, संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण। अगर आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो अथवा में नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर सकते हो। जैसे कह रहा है फिनॉल बनाने की 2 विधियां बताइए, फिर निम्न के साथ क्रिया बताइए, यानी फिनॉल की सांद्र HNO3 से, ब्रोमीन जल से, जिंक से। तो जैसे फिनॉल की हम लोग विधियां बताते हैं, चलिए कैसे फिनॉल बनता है। तो ये रहा फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसे विभिन्न विधियों से बनाया जा सकता है, जिसमें 2 प्रमुख विधियां आपकी यहाँ पर हैं। एक तो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड विधि, ये पहली विधि है। इस विधि में होता यह है कि यह विधि औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। इस विधि में निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन कौन से चरण है भैया? तो पहला, बेंजीन और प्रोपीन का संघनन। बेंजीन और प्रोपीन को एल्युमिनियम क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे क्यूमीन यानी जिसे आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं, ये बनता है पहला चरण, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करके भी आप बना सकते हो। क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनता है। इसके बाद तीसरा स्टेप, हाइड्रोपरॉक्साइड का विघटन करके, तो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, जिससे फिनॉल या एसीटोन बनते हैं, ठीक है। ये आपके 2 आपके यौगिक प्राप्त होते हैं। फिनॉल की सारी विधियां आपको यहां पर दिख गई कैसे बनता है। अब देखो यहां से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल विधि, दूसरी विधि है ये, ठीक है। 2 विधियां थी, 2 विधियां पूछा था ना। तो पहला हमने देखा कि पहला तो आपका यहां पर है क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड विधि, दूसरी क्या है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल विधि। अब इस विधि में देखो, तो यहां से आपको याद रखना है, इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। कौन कौन से चरण है देखो। तो पहला, बेंजीन का सल्फोनीकरण। तो बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। और फिर क्या होता है, सोडियम सल्फोनेट का निर्माण करके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो ये बना है, इस वाले यौगिक को यहाँ से इसमें लेते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करा करके सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाया जाता है। फिर आप लोग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूजन करेंगे। तो 3 स्टेप लगातार चलते हैं, ठीक है, लगातार स्टेप चलते रहते हैं। तो फ्यूजन में देखो जो बना है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और फिर इसका अम्लीकरण करते हैं, तो जब सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है फिनॉल। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 स्टेप हमें करने पड़े क्या बनाने के लिए, फिनॉल बनाने के लिए। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH, ठीक है, ये होता है फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रियाएं आप इनके साथ कराओगे तो क्या क्या बनेगा देखो। तो जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पीक्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया जब कराओगे तो क्या बनेगा, तो फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, दूसरा रिएक्शन। तीसरा, जब जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर फिनॉल जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन में अपचयित तो हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा आज का वीडियो था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। बाकी ऐसे पूरा रिएक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ नोट्स अगर आपको चाहिए, हैंड रिटन जिसे बोलते हो, हाथ से लिखा नोट्स, कितने सब्जेक्ट का भैया, ऑल सब्जेक्ट का, तो आप लोग 99 रुपये
पे करके इस नंबर पर जो कि 9511470534 है, इस पर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, सब कुछ अनसॉल्व वगैरह सब कुछ रहेगा। तो ऑफर चल रहा है अभी 15 जनवरी तक, आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करना है जिन बच्चों का नहीं हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। टाइम आप भी नोट कर सकते हो, 6 बजे 6 PM यानी कि 6 बजे शाम को, ठीक है, 6 बजे शाम को रेगुलर आपको इस चैनल पर आना है। यहाँ पर क्लासें आपको मिलने वाली है, इसी तरीके से लॉन्ग मैराथन क्लासेस। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लगातार कवर करते रहेंगे, जो कि हमने बताया है कि इसी सीरीज में आपका जो कल्याण सीरीज है आपका चलता रहेगा। और दोस्तों को भी बता दीजिएगा आप लोग अपने, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।